हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विजन IAS 2020 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ठीक है, 2021, ठीक है। इसका ये 12 नंबर टेस्ट नंबर है और इससे पहले हम लोगों ने 11 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको मेरी प्लेलिस्ट में जाएं मेरे चैनल के, ठीक है। वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। और ये 12 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एशियंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी और मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन तीन पार्ट को जो है अच्छे से इंक्लूड किया गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे UPSC एग्ज़ाम में 2021 में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए सफिशियंट होने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि यह शैली आदिल शाह के संरक्षण में विकसित हुई थी। सेकंड है कि इसकी वास्तुकला 3 मेहराब वाले अग्रभाग और गोलाकार गुम्मद के उपयोग के कारण विशिष्ट है। और थर्ड है कि गोल गुम्मद इस वास्तुकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। तो ये किस जो शैली के बारे में बात की जा रही, किस वास्तुकला के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें देखो, ए ऑप्शन है मालवा शैली, बी है जौनपुरी शैली, सी है बीजापुर और डी है हमारा बंगाल शैली, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो बीजापुर शैली है उसी के बारे में बात की जा रही है। आदिल शाह के संरक्षण में ये मतलब विकसित हुई थी। और इसमें जो 3 मेहराब वाले जो अग्रभाग और गोलाकार गुम्मद का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी जो गोल गुम्मद, जो बीजापुर का गोल गुम्मद देखने को मिलेगा, जिसमें लोहे के क्लंप और मोटर का जो प्लास्टर था उसका उपयोग किया गया था। तो ये बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य की मुखौटा नृत्य शैलियाँ हैं। तो सिंघी छम है, और सेकेंड है कि मयूरभंज छाऊ है, थर्ड है बिहू है, और फोर्थ है हमारा बट्टा बोमल्लू और पदायनी। तो इसमें बताना है कौन सी मुखौटा नृत्य शैलियाँ हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ये मतलब सिंघी छम, ये सिक्किम की मुखौटा शैली है, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा जो बोटा बोमुल है, ठीक है। ये भी हमारी जो है मुखौटा शैली है, ये आपको देखने को मिलेगी ये आंध्र प्रदेश में। और पदायनी ये भी आपको मुखौटा शैली देखने को मिलेगी, ये केरल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 5 सही है स्टेटमेंट। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ये बिहू असम का है। ये कृषि का जो फसलें मतलब उत्पादन होता है, तो ये मतलब फसल उत्पादन के समय इसका जो है ये नृत्य किया जाता है। तो ये मुखौटा शैली नहीं है। और मयूरभंज जो ये आपको देखने को मिलेगा रामायण या महाभारत के माध्यम से जो ये अ, नृत्य दिखाकर किए जाते हैं, तो ये झारखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं हमारे। और फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन भारत के सातवाहन शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उनकी सामाजिक संरचना पूर्णतया पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। सेकेंड है कि उनकी सिक्का प्रणाली में स्वर्ण सिक्के सम्मिलित थे। और थर्ड है कि उनकी भाषा प्राकृत थी। तो उनके बात की जा रही है तो देखो, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि केवल पूर्ण सत्रात्मक नहीं थी। इसमें इसमें पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों टाइप की देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और जो ये स्वर्ण सिक्के की बात की है, तो ये सातवाहन शासकों ने जो स्वर्ण सिक्के की प्रणाली को जो विकास नहीं किया था, इनके समय में शीशे के और तांबा और कांस्य के सिक्के प्रचलित थे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है कि क्योंकि इनकी जो राजभाषा थी वह प्राकृत राजभाषा इसका प्रयोग करते थे ये लोग, ठीक है, अपनी भाषा में। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्रारंभ किए गए नौसेना नवाचार स्वदेशी संगठन NIIO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसका उद्देश्य शिक्षाविदों के सहयोग से रक्षा में नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। सेकेंड है कि NIIO के अंतर्गत शीर्ष निर्णय निर्माण संस्था के रूप में नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद यानी NTAC गठित की जाएगी। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, ठीक है, उसी के ध्यान में रखते हुए ये मतलब जो नौसैनिक नवाचार एवं स्वदेशी
प्राधिकरण संगठन की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मध्यकालीन और ये पत्तन क्षेत्र दिए हुए हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो ताम्रलिप्ति की बात करें तो महाराष्ट्र में, चोल है बंगाल में, मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें देखो मछलीपट्टनम तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये प्राचीन में भी था, मध्यकाल में भी ये प्रचलित था और इस समय वर्तमान में भी है। ठीक है, लेकिन ये जो चोल की बात की जा रही है, चोल जो पत्तन क्षेत्र है, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा ये चोल वाला महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, और ये ताम्रलिपि जो पत्तन था ये बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में आपको जावा सुमात्रा से जो व्यापार होता था उसको मतलब जोड़ता था। और ये चोल वाला जो था ये मुंबई का जो कन्हारी क्षेत्र है, ठीक है, वहीं पे ये मतलब विकसित हुआ था। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा गया कि मगध की सफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है समृद्ध लौह भंडार की उपस्थिति, कुशल संचार प्रणाली और राजगीर की अभेद्यता और युद्धों में हाथियों का उपयोग। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इनके पास जो लोहे का समृद्ध भंडार था, क्योंकि ये मतलब जिस क्षेत्र में रहते थे वहाँ से मतलब सोन और चंपा और गंगा नदी के चारों ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, साथ ही 5 पहाड़ियों से भी घिरा हुआ था। तो जो पहाड़ों में जो क्षेत्र था वहाँ पे खनिज भी पाए जाते थे, वहाँ लोहा तांबा और ये सब चीज़ें बहुत मात्रा में पाई जाती थी। और संचार प्रणाली तो इनकी अच्छी थी ही और राज्य गिर की अभेद्यता मतलब 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और 3 तरफ से नदियों से भी घिरा हुआ था। और ये युद्धों में हाथियों का उपयोग करते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या था एक्चुअली जो जंगल था, ठीक है, वहाँ पे हाथी आराम से मतलब मिल जाते थे, इसीलिए ये लोग ह्यूज मात्रा में हाथियों का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये हमारा सही हो गया मगध के बारे में डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि मध्यकालीन कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कारखानों से निर्मित वस्तुएं मुख्य रूप से निर्यात के लिए होती थी। ठीक है, सेकेंड है कि शाही राजधानियों के अतिरिक्त प्रांतीय राजधानियों में भी कारखानों की स्थापना की गई थी। और थर्ड है कि मुगल काल के दौरान कारखानों का संचालन मीर समान नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो देखो इसमें जो बात की जा रही है, तो ये देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कारखानों में निर्मित वस्तुएं का जो कहा गया है निर्यात के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये गलत है। निर्यात के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, ये लोग असेंबल करते थे अपनी जो वस्तुएं होती थी, मतलब रॉ मटेरियल होता था उसको असेंबल करते थे अपने मतलब निर्वाह के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। और सेकेंड और थर्ड तो सही है, क्योंकि शाही राजधानियों के अतिरिक्त प्रांतीय राजधानियों में भी कारखानों की स्थापना की गई थी और मुगल काल के दौरान कारखानों का संचालन मीर सम्मान नामक अधिकारियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ए और बी, मतलब सेकेंड और थर्ड, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। 2 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया कि प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसमें अंतिम 2 जैन तीर्थकों की जीवनियाँ संकलित हैं, की रचना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी। तो ए ऑप्शन है हमारा कौटिल्य है, बी है भद्रबाहु है, सी है हमारा अशोक घोष है और डी है स्थूलभद्र है। ठीक है, तो इसका देखो बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि जो भद्रबाहु थे इन्हीं के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई थी। और इसमें जो तीर्थकर लास्ट 2 तीर्थकर हैं जो पार्श्वनाथ और महावीर जैन, ठीक है, इन दोनों की वहाँ मतलब जीवनियों की रचना मिलती है। ठीक है, इनके बारे में पूरा इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ड्रैगन फ्लाई महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताना है कि ये कब मतलब कहाँ पर किया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य जनता को व्याध पतंगों यानी ड्रैगन फ्लाई और अन्य कीटों की अत्यावश्यक भूमिका के संबंध में शिक्षित और सूचित करना है। ठीक है, सेकेंड है कि इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देखो ये जो बात की जा रही है, तो ये इसका देखो ये थर्ड जो ड्रैगन फ्लाई महोत्सव था इसका थर्ड संस्करण अभी 2020 में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो है सॉरी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यूएनडीपी, ठीक है, और आईयूसीएन और यूएनईपी के साथ साथ मिलकर कमीशन ऑन एजुकेशन एंड जो
कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो सही हो गया और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य ही है कि व्याध पतंगों और ड्रैगन फ्लाई व अन्य जो कीट हैं उनसे जो नुकसान होता है उससे शिक्षित करना, उनसे बचने के लिए जो है समाधान की बात करना, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में नासा ने बौना ग्रह सिरिस को ओशन वर्ल्ड का दर्जा प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी खगोलीय पिंड को बौना ग्रह के रूप में वर्गीकृत करने का मापदंड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, मतलब किसको हम बौना ग्रह नहीं कहेंगे और किसको ग्रह कहेंगे, तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, ठीक है। सेकेंड है कि बी, उसे किसी अन्य खगोलीय पिंड का उपग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सी है कि वह अपनी कक्षा के समीपवर्ती क्षेत्र में किसी अन्य पिंडों को प्रवेश करने से रोकता हो। और डी है कि उसका पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे संकुचित कर लगभग गोलाकार आकार प्रदान करे, ठीक है। तो देखो ये सी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि वह अपनी कक्षा में अगर जो समीपवर्ती किसी पिंड को प्रवेश करने से रोक देता है, ठीक है, तब तो वो ग्रह की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि जो प्लूटो ग्रह था हमारा, ठीक है, पहले 9वां ग्रह प्लूटो था, जिसको जो है ये इसी चीज़ का उल्लंघन कर रहा था। तो जो नई जो ग्रह और उपग्रह की परिभाषा आई थी, ठीक है, और बौने ग्रह की परिभाषा आई थी, उसी के अंतर्गत उसे 2008 में निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। तो उसीलिए ये वाला गलत स्टेटमेंट है और ये तीनों के तीनों जो हमारे सही हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम किसी मतलब ग्रह को बताते हैं कि ये बौना ग्रह है और वो किसी पिंड को रोक नहीं सकता। उसके मतलब वो जिस पाथ पे वो चक्कर लगा रहा होता है, ठीक है, उसमें कोई दूसरा ग्रह आ भी सकता है, ठीक है। तो ये बौने ग्रह की मतलब पैरामीटर्स हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि विजयनगर साम्राज्य में नायकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि नायकों के पास सैन्य और राजस्व दोनों शक्तियाँ थी, ठीक है। सेकंड है कि नायकों के उदय से गांव की स्वायत्तता और प्रशासन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और नायक का पद वंशानुगत था, ठीक है। तो देखो जो बात की जा रही है नायक का पद वंशानुगत था, तो ये तो हमारा सही है कि ऐसे जो पद होते थे पहले तो ज़्यादातर वंशानुगत ही हुआ करते थे, ठीक है। और ये सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो गांव की स्वायत्तता के प्रशासन की बात करें तो इसमें अत्यधिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, वृद्धि नहीं हुई थी, तब ये कम हो गया था, क्योंकि ये चोल साम्राज्य था उस समय जो है विकेंद्रीकरण की प्रणाली मतलब लागू थी, कि मतलब नीचे स्तर तक प्रशासन का अच्छा खासा मतलब विस्तार था। लेकिन इनके जो विजयनगर आया उसमें इसको डिक्लाइन कर गया ये, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये हमारा सही है, क्योंकि नायकों के पास सैन्य और राजस्व अधिकार होते थे। क्योंकि ये क्या करते थे, जो मतलब किसान होते थे उनसे जो है जो राजस्व एकत्रित करते थे, शिल्प होते थे, जो शिल्पकारी होते थे, ठीक है, उनसे लेते थे और व्यापारियों से ये कर लिया करते थे, ठीक है। तो दोनों शक्तियाँ इनके पास थी। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि प्राचीन भारत के संदर्भ में ब्रह्मादेय शब्द संदर्भित करता है। तो ये ब्रह्मादेय शब्द किसको संदर्भित करता है, तो ये ऑप्शन है कि ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाले एक प्रकार के कर को, ठीक है। सेकेंड है कि गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को, और सी है कि ब्रह्मा को समर्पित मंदिर बनाने के लिए आवंटित भूमि को, और डी है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई कर मुक्त भूमि को, ठीक है। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई कर मुक्ति के बारे में ये बात करता है ब्रह्मादेय। और ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी जरूर पूछती है। इस बार देखो कितने मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है, हिस्ट्री से। तो हम लोगों को अगर टेसरी ही हम अच्छे से कवर कर लें तो हमारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। 2020 का मुझे याद है ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया कि दिल्ली सुल्तानों द्वारा गुजरात और मालवा के क्षेत्रों पर अधिकार करने की लालसा के संभावित कारण क्या रहे होंगे। तो भूमि की उर्वरता, सेकेंड है कि स्थानीय शासकों की संचित संपत्ति और घोरणों की जो आपूर्ति थी, ठीक है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे तो ये इस वाला क्षेत्र जो था गुजरात और ये राजस्थान का, तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री को जोड़ता था। यहाँ पे पत्तन भी थे, कई जगह से ट्रेड होता था, और यहाँ की भूमि जो नदियाँ भी अच्छी खासी थी, ठीक है, तो भूमि भी उर्वर थी।
और वहाँ जो लोग व्यापार करते थे तो कर भी एकत्रित होता था लोगों पर, और व्यापारी थे तो वहाँ धन तो संपत्ति थी ही सबके पास, ठीक है। और घोड़े भी बाहर से मतलब इम्पोर्ट किए जाते थे, तो इसीलिए ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो लोक संगीत दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, उन्हें सुमेलित करना है कि कौन किस राज्य का संगीत है, ठीक है। तो ये देखो, माडा है गुजरात, और खोंगजोम पर्व है मणिपुर, और वनावन वनावन है जम्मू कश्मीर, और बाउल है राजस्थान, ठीक है। तो देखो, माडा की अगर बात की जाए तो ये गुजरात में नहीं देखने को मिलेगा, ये जो लोक संगीत है ये आपको राजस्थान का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और सेकंड सही है क्योंकि ये खोंगजोम पर्व जो है ये मणिपुर में होता है, और बनावन जो है ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। बनावन जम्मू कश्मीर का है। लेकिन जो ये बाउल देखने को मिलेगा, ये बाउल वाला जो ये है ये आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, बंगाली क्षेत्र में ये बाउल लोक संगीत प्रचलित है, ठीक है, बंगाल बंगाल और जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, तो 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सुमेलित हैं, तो हमारा 2 और 3, हाँ, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें बौद्ध संगीत कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण और वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ठीक है। इस संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था। उपयुक्त मतलब जो गद्यांश दिया हुआ है, मतलब उपयुक्त जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो किस बौद्ध संगीत के बारे में वर्णन करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। तो इसमें देखो, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी डी ऑप्शन में, तो इसमें क्या हुआ था कि कनिष्क के समय इसका आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो चेयरमैनशिप थी इनकी वसुमित्र के संबंध में, और उसी समय ये जो 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनान और महायान में, ठीक है। तो उसी में ये मतलब देखने को मिला था, और इसकी बौद्ध संगतियाँ 4 हुई हैं, ठीक है। तो उनको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन कौन किस समय हुई, मतलब किस राजा के समय हुई है। तो ऐसे स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं, और उसकी चेयरमैनशिप किसके पास थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी यूपीएससी पूछ लेता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें राजेंद्र प्रथम के सर्वाधिक उल्लेखनीय वीरतापूर्ण कृत्यों में से एक कलिंग से होकर बंगाल तक उसका अभियान था, जहां उसकी सेनाओं ने 2 स्थानीय राजाओं को पराजित किया, और इस अवसर पर स्मरणों उत्सव मनाने के लिए उसने किस नदी के मुहाने पर एक नई राजधानी गंगई गैंगोकोंड चोलपुरम का निर्माण किया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि गोदावरी, सेकंड है गंगा, सी है हमारा कावेरी, और डी है कृष्णा नदी, ठीक है। तो इसमें देखो, ये सी ऑप्शन सही है, जो कावेरी नदी थी उसी नदी पर इसने जो है ये जो स्मरणों उत्सव किया था, ठीक है। तो ये कलिंग की जब विजय की थी उसी समय इसकी राजधानी की स्थापना की थी, गंगे कोंड चोलपुरम, ठीक है। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित दर्शनों में से अपने दृष्टिकोण को भौतिकवादी मानते थे। तो कौन कौन दर्शन थे जो मतलब अपने दृष्टिकोण में भौतिकवादी उनका दर्शन था, ठीक है। तो फर्स्ट है कि सांख्य है, सेकंड है मीमांसा है, वैशेषिक है, और लोकायत है, ठीक है। तो देखो, ये सांख्य दर्शन ये कपिल ने दिया था, कपिल मुनि ने दिया था, और ये भौतिकवाद पे जोर देते थे, ठीक है। और ये जो वैशेषिक थे ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी भौतिकवाद पर ही काम करते थे। और लोकायत ये जो चावाणक हुआ करते थे, ठीक है, चारवाक चारवाक ने इसका प्रतिपादन किया था, और इन्होंने भी मतलब भौतिकवादी की बात की थी कि मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे जो पृथ्वी में उपस्थित हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हीं के बारे में बात की थी। लेकिन ये जो मीमांसा दर्शन है, इसमें ये अध्यात्म की बात करता है, और इसकी जो है बद्रायन ने की थी स्थापना। तो ये अध्यात्म की बात करता है, मतलब परलोक की बात करता है, इहलोक की बात नहीं करता है ये, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, 1 और 3 4 स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया कि मौर्यकालीन कला और संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि संगमरमर का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि स्तंभ एकाश्म और अत्यधिक पालिशदार थे, और उन्होंने बृहद स्तर पर पत्थर की चिकनाई प्रचलित की थी, ठीक है।
तो देखो इसमें जो मौर्य काल थे इसमें संगमरमर का उपयोग नहीं किया था। संगमरमर का सातवाहक शासकों ने किया था। ये दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और ये सेकेंड तो हमारा सही है, क्योंकि ये जो स्तंभ थे वो मतलब एक ही पत्थर से काट कर बनाए गए थे और ये अत्यधिक पालिशदार थे, मतलब चमकदार थे। और उनमें बृहद स्तर पर पत्थर की चिनाई प्रचलित थी। ठीक है, मतलब उसको मतलब कारीगरी के आधार पर जो मतलब स्तंभ लेख बनाया जाता था, तो उसके ऊपर जो रखे जाते थे सिंह की या कोई पशु की जो मूर्ति होती थी उस पे बहुत अच्छी से उसको मतलब कारीगरी की जाती थी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं हमारे, 2 और 3, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि कर्म प्रभत और कृषाय प्रभत किसके द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो इसमें देखो महायान है, ए ऑप्शन है। महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है। जो दिगंबर हुआ करते थे, दिगंबर कौन थे? ये दिगंबर आपको देखने को मिलेंगे जो जैन धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो उसी में दिगंबर थे। इनकी ये मतलब जो धार्मिक ग्रंथ मतलब ये धार्मिक ग्रंथ ये मानते थे इनको अपना, उनके महान जैनियों द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, तो उन्हीं को जो है कर्म प्रभात और प्रभात माने जाते थे और ये प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। ठीक है, लेकिन जो श्वेतांबर का जैन ग्रंथ था उसे आगम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें कहा गया है कि एक नई प्रौद्योगिकी से संचालित एग्री कम्युनिटी ट्रेडिंग एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्री ओटा का उद्देश्य भारतीय किसानों को निम्नलिखित में से किस देश के खाद्य उद्योग से जोड़ना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है हमारा संयुक्त अरब अमीरात, बी है यूनाइटेड किंगडम, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है जापान। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो ये संयुक्त राज्य अमीरात है। ठीक है, उसी से जोड़ने की बात की जा रही है एग्री ओटा के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भारतीय किसानों को जोड़ा जाएगा संयुक्त अरब अमीरात से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जजिया एक पृथक कर बन गया, और सेकंड है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के फारसी में अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और थर्ड है कि छोटे अपराधों के लिए अमानवीय दंड सामान्य हो गया। ठीक है, तो जो अमानवीय दंड सामान्य हो गया इसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो फिरोज शाह के बारे में, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जजिया एक पृथक्कर बन गया था, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन जो कहा गया है कि हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद को प्रतिबंधित किया गया, तो ये गलत है। क्योंकि इस समय जो क्या है हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी और अरबी में अनुवादित किया गया था, मतलब अनुवाद कराया गया था, ताकि हिंदू की जो मतलब विचारधारा है हिंदुओं की और उनकी जो प्रथाएं हैं उनको वो लोग जान सकें। ठीक है, और ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि पहले क्या होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो उसने क्या किया था कि अगर कोई मतलब चोरी करता है या कोई घटतौली करता है या मतलब कुछ करता है, तो उसके लिए हाथ काट दिए जाते थे, पैर काट दिए जाते, आंखें निकाल ली जाती थी। तो उनको जो है ये जो छोटे अपराधों के लिए, जैसे चोरी कोई करता है तो उसके हाथ काट लिए। ठीक है, तो ये अमानवीय जो दंड थे इनको प्रतिबंधित कर दिया था, ना कि ये जारी रहे थे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा सही है केवल इसका। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर। तो इसमें कहा गया है कि किन कारकों ने 22वीं 11वीं और 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर तुर्की आक्रमण में सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, तो तुर्की सेना का बेहतर संगठन कौशल। ठीक है, और सेकंड है कि आक्रमणकारियों का तोपखाना का वर्चस्व, और थर्ड है कि भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष। तो देखो ये भारतीय शासकों के जो आंतरिक संघर्ष है, सब एक दूसरे राजा थे, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे थे, तो इससे उनको शक्ति मिली। और तुर्की सेना का जो ये बेहतर संगठन कौशल था उसके आधार पर इन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय ये तोपखाना का वर्चस्व नहीं था, उस समय इनके पास जो बहुत अच्छा कौशल था, तो जो घुड़सवार होते थे वो बहुत अच्छे धनुर्धर हुआ करते थे, उसी के आधार पर ये मतलब चीज़ें जीत पाते थे, युद्ध में सफलता हासिल कर पाते थे। तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जैन धर्म के जैन जैन संघों ने केवल पुरुषों के प्रवेश
दिया, जबकि बौद्ध संघों ने पुरुष व स्त्रीय दोनों को प्रवेश दिया था। ठीक है। सेकेंड है कि दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते थे। तो ये गलत है, क्योंकि देखो बौद्ध लोग जो थे, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये लोग मध्यम मार्ग का उपयोग करते थे आत्मज्ञान के लिए। लेकिन जो जैन थे, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये आत्मज्ञान की उस पे नहीं चलते थे। इनका था कि पूर्ण आत्म संयम, मतलब किसी की हत्या ना करना, किसी चीज़ से मतलब समझौता ना करना, पूर्ण मतलब जो नियम है उनका कठिनता से पालन करना था। ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, और फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि बौद्ध और जैन दोनों जो संघ थे उनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, मतलब दीक्षित हो सकते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया डी वाला, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है 24। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में किसने हाल ही में राज्यों को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ए ऑप्शन है असम, बी है छत्तीसगढ़, सी है नागालैंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश को एक विशेष स्टेटस के अंतर्गत रखा गया है, विशेष राज्य के अंतर्गत 371 एच के अंतर्गत। लेकिन इसका जो ये स्टेटस खत्म करने की बात की जा रही है, और कह रहा है अरुणाचल प्रदेश की हमको आप जो है जो 6 शेड्यूल है उसमें हमको इंक्लूड करो, जिसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्पेशल जो 6 शेड्यूल है, तो इसमें क्या होता है, स्वायत्त जिला परिषद होता है जो जनजातीय जो अधिकारों की रक्षा करता है, जो जनजाति होती है उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है। तो उसके लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा 25। तो इसमें कहा गया कि वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह चालुक्य वंश की अवधि के दौरान आरंभ हुआ था, और सेकेंड है कि इसके अनुयायी पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते थे, और थर्ड है कि वीर शैव परंपरा के पुरुष और स्त्री संतों के प्रवचनों को अभंग रूप से जाना जाता था। तो देखो इसमें अगर बात की जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट इसमें देखो ये वाला तो गलत है, क्योंकि ये चालुक्य की अवधि में नहीं थे जो ये मतलब वीर शैव परंपरा थी। ये आपको कलिचुरी जो शासक थे उनके संरक्षण में इनको संरक्षण प्राप्त था। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये अनुयायी जो थे वो पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास नहीं करते थे। और थर्ड भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अभंग जो कहा गया है कि वीर शैव शैव परंपरा के पुरुष और स्त्री संतों के प्रवचनों को अभंग के रूप में जाना जाता था। तो नहीं नहीं, अभंग के रूप में नहीं जाना जाता था। इसमें क्या था कि जो स्त्री और पुरुषों के जो प्रवचन होते थे उनको संकलित किया जाता था, और उन्हीं को एक मतलब पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। ठीक है। तो इसी को शैव वीर शैव परंपरा के नाम से जाना जाता था। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 26। तो इसमें कहा गया कि संलेखना या संथारा प्रथा किससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि गृहस्थी से संबंधित अपने कर्तव्यों के परित्याग से है, बी है कि जैन धर्म में मृत्यु तक उपवास करने के धार्मिक संस्कार से है, और सी है कि चक्र घूमने के साथ मंत्रोच्चारण से है, और बुद्ध और देवताओं की उपासना से है। ठीक है। तो देखो ये जो बात की जा रही है, तो ये संलेखना की बात की जा रही है, तो देखो ये सिंपल सी बात है, जैन धर्म के लिए है। ठीक है। जैन धर्म में मृत्यु तक उपासना करने के धार्मिक संस्कार के रूप में जाना जाता था, ताकि इनको मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है। तो इनका इसी में विश्वास था। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो इसमें कहा गया है कि अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक विसंगत पदावली दक्षिण अटलांटिक विसंगत पदावली प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रही है। ठीक है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि हमारा कि मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। बी है कि जंगल की आग और जलवायु परिवर्तन, सी है कि पवन दिशा और मौसम की प्रतिरूप, और डी है कि महासागरों के मध्य लवणता का अंतर। ठीक है। तो इसका देखो ए ऑप्शन सही है, जो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात की जा रही है, जो आपको अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर, जो अटलांटिक महासागर के क्षेत्र के ऊपर देखने को मिलेगा। इसमें था क्या एक्चुअली कि पृथ्वी की सतह के ऊपर ये मतलब अटलांटिक महासागर में सुरक्षात्मक चुंबकीय कवच था। ठीक है। और इसी कवच में अब इस समय क्या हो रहा है, इसका जो ये कवच था ये बड़ा हो रहा है, मतलब इसमें जो खाली स्थान था वो चौड़ा हो रहा है। ठीक है। उसी गैप की बात की जा रही है। ठीक है। इसी को जो है दक्षिण अटलांटिक विसंगत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सेकेंड है हमारा कि 28। तो इसमें पुरंदर दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उन्हें कर्नाटक संगीत का संगीत पितामह कहा जाता है। ठीक है। सेकेंड है कि उसके कीर्तनों को
वचन कहा जाता है। तो देखो ये फर्स्ट वाला तो सही है स्टेटमेंट, जो पुरंदर दास थे, ठीक है, इन्होंने कर्नाटक संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इसीलिए इनको संगीत पितामह कहा जाता है। और ये कीर्तन, जो इनके कीर्तन थे उन्हें वचन नहीं कहा जाता था, उनके जो कीर्तन का जो ये संकलन पूरा था, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो संकलन था इसे दशहरा पद या देव नाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया सेकंड, फर्स्ट वाला सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 29, तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के आर्थिक और मानव जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि मोहनजोदड़ो और लोथल में उनका समर्पित मन का आभूषण निर्माण उद्योग था, ठीक है। सेकेंड है कि आभूषणों का उपयोग फैशन की सामग्री के रूप में किया जाता था, उन्हें मृतकों के साथ कभी नहीं दफनाया जाता था। तो ये गलत है, क्योंकि ये तो साक्ष्य मिले हैं हमको, जो कब्रों की जो अभी खुदाई हुई है हरियाणा में देखने को मिला था, और कई भी स्थल हैं जहाँ पे देखने को मिला था। तो जो मतलब दफनाए गए लोग थे, तो उनके साथ ये आभूषण निकले हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। लेकिन ये फैशन निर्माण के लिए इसका उपयोग करते थे, तो हमारा आधा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन आधा गलत हो गया। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें मोहनजोदड़ो में ये मनके के आभूषण का निर्माण उद्योग नहीं था, ये आपको लोथल और चहुंदड़ो में देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि लोथल में। तो ये गलत हो गया हमारा। तो लोथल और चहुंदड़ो में ये मन का आभूषण निर्माण उद्योग था, लेकिन यहाँ मोहनजोदड़ो में नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर, तो इसमें कहा गया है कि दूसरे संगम की यह एकमात्र विद्यमान कृति है, यह तमिल व्याकरण पर कृति है, लेकिन यह संगम युग की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी जानकारी प्रदान करती है। उपयुक्त गद्यांश में से किस कृति का वर्णन किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है एत्तु तोगाई और तोकलापियम, और ये पथिनेकिलक्कम। ये बहुत उच्चारण थोड़े से आप लोग देख लेना यार, थोड़ा सा ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये एक है शिल्पाधिकारम, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना, थोड़ा सा उच्चारण करने में ये जो साउथ के नाम होते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब अटपटे से होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना। फिलहाल इसका जो ऑप्शन सही है ये बी सही है, जो तोकला पीएम है, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि दूसरे संगम की एकमात्र विद्यमान कृति है, ठीक है, और ये राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है इसमें। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से सल्तनत कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि महिलाओं के पास संपत्ति के संबंधित कोई अधिकार नहीं था। सेकेंड है कि इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन प्रचलित था। और थर्ड है कि मंदिरों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध था। तो देखो जो संतुलन काल था उसमें जो सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण मंदिरों का पर प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि जो आपको देखने को मिला था, जैसे जो बड़े बड़े नगर थे या राज्यों में या बड़े बड़े मंदिर थे उनको तो तोड़वाया जा रहा था, लेकिन जैसे गांव है और घर है तो उसमें मंदिर निर्माण के लिए कोई मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। तो ये गलत है। और जबरन धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जा रहा था, ये मतलब धार्मिक सहिष्णुता की नीति को मतलब फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, उसमें चाहे तो कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है, नहीं चाहे तो कोई जबरन उस पर कोई आरोप नहीं किया जाता था, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता था कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, इसमें पूर्ण रूप से ये प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन आंशिक रूप से ये था, क्योंकि जैसे कोई संपत्ति है, ठीक है, अगर उसमें संयुक्त परिवार नहीं है, केवल महिला और पुरुष है, और उसमें कोई कंडीशन बनती है, तो उसमें जो है स्त्रियों को संपत्ति मिल जाती थी, ठीक है। लेकिन जो संयुक्त परिवार था उसमें नहीं दी जाती थी ये मतलब संपत्ति, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 32, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आहार है, कायथा है, जोरवे है। तो इसमें बताना है कि कौन कहाँ पे संस्कृत है, उसके बाद उसको जो है उत्तर से दक्षिण आपको उसको लगाना है, ठीक है। तो देखो आहार संस्कृति ये तो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और कायथा है ये एमपी में देखने को मिलेगी, और जोरवे ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी।
तो हमारा 1 2 3 तीनों के तीनों हमारे सुमेलित हो गए, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, आहार जो संस्कृत है ये राजस्थान में है, कायथा एमपी में है और जोरवे महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुर्खियों में रहे द्वीप और देश हैं। ठीक है, तो क्यूशू है जापान में, स्ट्रेट है श्रीलंका, क्रीट है ग्रीस में। ठीक है, तो देखो क्यूशू तो ये जापान में है, सुमेलित है, सही है, ये तो जापान का द्वीप है, लेकिन ये क्यों न्यूज में था, क्यों इसमें मतलब ऑप्शन आया है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ अभी एक देखने को मिला था मेसाक तूफान। ठीक है, तो उसी में बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, तो इसीलिए ये न्यूज में था, इसीलिए ये मतलब जो जो न्यूज में रहते हैं ना, ये 2018 में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीएससी में बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। और जो स्ट्रेट की बात की जा रही है, तो ये श्रीलंका का नहीं है, ये इंडिया का है। ये इंडिया का एक आइलैंड है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत है। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि यहाँ एक जो जनजाति पाई जाती है उसमें केवल 59 लोग बचे हुए हैं और उनको भी कोविड-19 जो कोरोना वायरस हो गया था, तो इसीलिए ये मतलब पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, और ये क्रीट की बात की जा रही है, तो ये आपको स्थान देखने को मिलेगा जो ग्रीस और टर्की के जो बीच एक विवादित स्थान है, क्योंकि यहाँ अभी हाइड्रोकार्बन की खोज होने की संभावना जताई जा रही है, जो भारी मात्रा में हाइड्रोकार्बन वहाँ पे है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रीस और टर्की के अंतर्गत ग्रीस कहता है हमारा पार्ट है और टर्की कहता है हमारा पार्ट है। ठीक है, तो उसी में ये विवाद चल रहा है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सही हो गया सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत में पुर्तगाली व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि व्यापारियों द्वारा भारत से निर्यात की गई मदों में मुख्य रूप से सोरा, शक्कर, चावल, मसाले और वस्त्र शामिल थे। ठीक है, सेकेंड है कि व्यापारियों ने मध्य अमेरिका से भारत में आलू, तंबाकू, मक्का, कोको और मूंगफली प्रसारित करने में सहायता की थी। और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि भारत में काली मिर्च, हथियार, गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार था तथा किसी भी निजी व्यापारी को इन वस्तुओं के व्यापार में संलग्न होने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो देखो ये जो बात की जा रही है इसके बारे में, तो ये हमारे जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे सही हैं। ठीक है, क्योंकि ये मतलब इन लोगों के सारी जो प्रतिबंध किया गया था भारत में काली मिर्च, हथियार और गोला बारूद और युद्ध के घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार था। ठीक है, ये निजी व्यापारी इसके लिए मतलब इसमें संलग्न नहीं थे। और ये जो फसलें थी तो ये व्यापारियों द्वारा भारत में लाई गई थी, और निर्यात मदों के लिए जो भारत से होता था सोरा, शक्कर, चावल, मसाले होते थे। ठीक है, तो ये सब शामिल थे, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 35। इसमें कहा गया है कि भक्ति और लल लद लदिद के संदर्भ में इनकी कथनों पर विचार कीजिए। यार आप लोग ना थोड़ा सा इसको देख लेना, अपने आप से मैनेज कर लेना इसका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये इन लोगों के जो ना साउथ वाले जो वर्ड होते हैं थोड़ा सा बहुत क्या बताएं इनको। ठीक है, तो सॉरी गाइज, अगर लग रहा हो कि मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो लल दद्दे होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो इसके बारे में बात करना है कि ये विचार कीजिए कि मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें देखो वह भक्ति के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, और उनके छंदों को वाक के रूप में जाना जाता था जो कश्मीरी भाषा में थे। ठीक है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, जो इनके छंद थे। ठीक है, तो ये वाक जो छंद थे उन्हें वाक के रूप में जाना जाता था, और ये कश्मीरी भाषा में इन्होंने इसे संकलित किया था। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो ये वैष्णव संप्रदाय की बात नहीं है, ये मतलब शैव संप्रदाय को मतलब शैव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान कला और वास्तुकला विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ किया गया था। सेकेंड है कि कव्वाली के रूप में जानी जाने वाली संगीत की नवीन शैली फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में प्रचलित हुई थी। ठीक है, और थर्ड है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना ख़ुजाइल उल फुतूह गयासुद्दीन तुगलक के उत्थान से संबंधित है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि कुतुब मीनार का जो निर्माण की शुरुआत जो करवाई गई थी, नींव जो डाली गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई थी, लेकिन उसको जो पूरा करवाया गया था
तो इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा मरम्मत का काम और एक मंजिल ऊपर और फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई थी, ठीक है। तो ये हमारा जो सही है स्टेटमेंट। लेकिन फर्स्ट वाला जो बात की जा रही कि कव्वाली की जो ये संगीत वाली जो नवीन शैली है ये फिरोज शाह तुगलक के दौरान आरंभ हुई थी, तो ये गलत है। ये आपको जो आपको देखने को मिलेंगे जो अमीर खुसरो थे, ठीक है, इन्होंने बलबन मोहम्मद बिन तुगलक और जो बलबन तुगलक और ये जो खिलजी थे, ठीक है, तो उन्हीं के जो मतलब शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और जो बलबन थे, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल के दौरान इसका विकास हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और जो ये खुसरो की प्रसिद्ध रचना जो खुजाइल फुतूह थी, इसमें तो आपको देखने को मिलेगा जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, उसकी विजय का वर्णन किया गया था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। तो हमारा ये सही हो गया, केवल एक ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें कुषाणों के सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कनिष्क भारत में सोने के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। सेकेंड है कि ये कुषाण सिक्कों पर बुद्ध और शिव दोनों के चित्र अंकित थे। और थर्ड है कि कुषाण काल के सोने के सिक्कों की शुद्धता गुप्त काल की तुलना में कम थी। तो ये गलत है, क्योंकि उस समय गुप्त काल में सोने के सिक्के थे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मतलब धातुओं में शुद्धता नहीं थी। लेकिन जो ये आपको कुषाण काल के सोने के सिक्के थे उसमें बहुत अच्छी मतलब शुद्धता थी, बहुत मतलब शुद्ध सिक्के बनाए गए थे, ठीक है, धातु के। तो ये गलत है स्टेटमेंट। और ये सेकंड तो सही है, क्योंकि ये लोग बुद्ध और शिव दोनों को मतलब संरक्षण प्राप्त किया था इन्होंने, मतलब दोनों को दिया था। खासकर बुद्ध पे विशेष जोर था, और ये जो शिव को भी मतलब मानते थे थोड़ा बहुत, ठीक है, कुछ राजा थे। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि ये कनिष्क प्रथम शासक नहीं था सोने के सिक्के चलाने वाला, इसमें था कडफिसेस सेकेंड जो था, ठीक है, उसी ने सोने के सिक्के चलाए थे। और कुषाण जो ये कनिष्क शासनकाल था, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये स्टेटमेंट अगर होता तो सही होता, लेकिन पहली बार जो है कडफिसेस सेकेंड में चलाए थे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है और फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो गए इसमें। नेक्स्ट है हमारा 38। तो इसमें कहा गया कि वैदिक काल में लोग निम्नलिखित में से किसके अभ्यस्त थे। तो फर्स्ट है कि उन्होंने घोड़ों को पालतू बनाया था। सेकेंड है उन्होंने युद्ध रथों और अरेदार पहियों का उपयोग किया था, ये पशुबल देते थे, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही थे, क्योंकि वैदिक काल के जो लोग थे वो घोड़ों को पालतू बनाते थे, और जो और अरेदार पहियों का मतलब उपयोग करते थे युद्ध और रथों का, ठीक है। और पशुबल भी देते थे, क्योंकि पालते ही इसीलिए थे पशुबल को देने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं वैदिक काल के संबंध में, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 39। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किए गए बाजार सुधार थे। तो वस्तु की कीमतों का निर्धारण। सेकेंड है कि शाही अन्न भंडारों की स्थापना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और मानक वजन और माप का निर्धारण, ठीक है। तो इसमें देखो वस्तुओं की कीमत का निर्धारण भी इसी ने किया था, और जो शाही अन्न भंडारों की स्थापना की थी, और मानक और वजन माप निर्धारण की मतलब जो प्रणाली थी उसको भी स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ जो मतलब सैनिकों की हुलिया लिखने का और घोड़ों को दागने की भी प्रथा प्रचलित की थी इसने। लेकिन ये सांकेतिक मुद्रा को इसने नहीं चालू किया था। सांकेतिक मुद्रा तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 1, 2 और 4 स्टेटमेंट, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि एलोरा की गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इन चित्रों को अजांता के चित्रों की चित्रण अवधि के दौरान ही चित्रित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि चित्र तीनों धर्मों यानी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित थे। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देखो सेकेंड तो सही है, क्योंकि इसमें देखो बौद्ध भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे और जैन भी मिलेंगे, ठीक है। इन तीनों की चित्रकलाएँ प्रचलित हैं। लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एलोरा की जो गुफाएँ हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा ये इनका जो विकास हुआ था तो ये अजांता की गुफाओं से बहुत ही बाद में हुआ है, ठीक है। अजांता की पुरानी गुफाएं हैं, एलोरा की उससे नई हैं, ठीक है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो गया, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट है 41। इसमें कहा गया कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का वर्णन करता है।
तो ए ऑप्शन है कि सातवाहन साम्राज्य की क्षेत्रीय विस्तार का, ठीक है। सेकेंड है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतों का, कलिंग पर अशोक का विजय। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, प्राचीन जो अभिलेख है, ठीक है। तो इसका देखो ये हमारा जो स्टेटमेंट बी है, ठीक है, बी ऑप्शन है, ये हमारा सही है, क्योंकि जो ये समुद्रगुप्त थी इन्हीं की उपलब्धियों के बारे में बात की गई थी और इसका जो निर्माण कराया गया था, तो ये जो हरिसेन थे, इनके शासनकाल में हरिसेन थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ प्रयागराज में उपस्थित है, ठीक है, वर्तमान में प्रयागराज में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया कि सावित्रिया नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। सेकेंड है कि यह 15वीं शताब्दी में असम में संत शंकर देव द्वारा प्रचलित किया गया था। थर्ड है कि सावित्रिया गायन का केंद्र बिंदु शिव की पौराणिक कथाओं को सुनाना है। और फोर्थ है कि यह नृत्य सामान्यतः महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये महिलाओं द्वारा नहीं, जो पुरुष भिक्षु होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा, पुरुष भिक्षुओं द्वारा जो ये मतलब प्रचलित है, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो ये कहा गया है कि शिव मतलब शिव के केंद्र बिंदु पर है, तो नहीं नहीं, ये वैष्णव के हैं, मतलब विष्णु के उपासक ये लोग हैं, ठीक है, उन्हीं की गायन शैली के बारे में बात की जाती है। तो ये गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, क्योंकि ये 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से एक है और असम में यह शंकर जो जो असम में संत शंकर देव हैं उन्हीं के द्वारा प्रचलित किया गया था 15वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा स्टेट ऑप्शन सही हो गया सी, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है 43। इसमें कहा गया है कि इस राजवंश का 8वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान पूर्वी भारत का प्रभुत्व था, ठीक है, और वे बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने में सहायक बने। यह कन्नौज नगर को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में संलग्न राज्यों में से एक था। तो उपयुक्त में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है सेन वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है और पूर्वी गंग वंश है, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये पाल वंश है उसी के बारे में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा 44 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि ये चित्रकलाएं भीमबेटका की कंदराओं में उत्कीर्ण चित्रों के समान हैं। वृत्त, त्रिकोण, वर्ग जैसे अत्यंत बुनियादी रेखांकनों का प्रयोग इनकी अनूठी विशेषता है। सभी चित्र लाल गैरिड या गहरे लाल की पृष्ठभूमि में उकेरे गए हैं, जबकि आकृतियां श्वेत वर्णी हैं। उन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी भारत की जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। तो उपयुक्त में से जो ये विवरण दिया गया है किसके बारे में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कलमकारी है, बी है पट्टचित्र है, वारली सी है और गोंड डी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये स्टेटमेंट सही है, किसके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर इसमें बात की जा रहा है तो ये देखो सी ऑप्शन सही है, जो वारली चित्रकला है उसी के बारे में बात की जा रही है। जो भीमबेटका की कंदराएं हैं उसमें वारली चित्रकला के ये चित्र मिलते हैं, ठीक है, और इसमें ये गहरे रंग की पृष्ठभूमि होती है और ये जनजातियों की महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। तो उसमें सूफी संत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत में सूफी मत का आगमन मुगल शासनकाल के दौरान हुआ था, ठीक है। सेकेंड है कि सूफी संतों ने मानवता और सहिष्णुता पर आधारित नवीन धर्म की स्थापना की थी। और थर्ड है कि उन्होंने स्वतंत्र और उदार विचारों पर बल देने के लिए कुरान का बहिष्कार किया था, ठीक है। तो देखो ये थर्ड स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि कुरान का इन्होंने बहिष्कार नहीं किया था, लेकिन हाँ उदार विचारों का अपनाया था जो कुरान में थे, ठीक है। तो उदारता के बारे में बात की थी इन्होंने। और जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये भी जो गलत है इसमें, क्योंकि इसमें जो ये कहा गया कि नवीन धर्म का स्थापना की थी, तो नहीं नहीं नहीं, नवीन धर्म की स्थापना नहीं की थी, ये इस्लामिक ढांचे में ही अधिक उदार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उलेमा जो पहले हुआ करते थे उनसे मतलब रिजिड, वो इतना बहुत ज़्यादा रिजिड हुआ करते थे, तो उनसे ये लचीले थे, ठीक है, ये कह सकते हैं हम एक शब्द में। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये मुगल शासनकाल के दौरान ये मतलब इनका उत्पत्ति नहीं हुई थी। ये 11वीं शताब्दी में मतलब हो चुकी थी इसकी सूफी मत की उत्पत्ति। तो ये मतलब मुगल काल तो 15वीं शताब्दी में लगभग आया है,
तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है। तो मतलब तो हमारा जो कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 46, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो संत दिए ही हैं और क्षेत्र कौन किस क्षेत्र से संत संबंधित है, ठीक है। तो चंडीदास हैं महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर हैं उत्तर प्रदेश और गुरु नानक है पंजाब। तो देखो गुरु नानक को तो सभी जानते हैं, ये पंजाब से संबंधित है, लेकिन जो ये ज्ञानेश्वर हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और ये भगवत गीता पर जो है ये टिप्पणियाँ लिखी है इन्होंने, तो इसीलिए ये प्रचलित हैं। और चंडी प्रसाद की बात करें तो ये बंगाल से संबंधित हैं, ठीक है। और इन्होंने राधा कृष्ण के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं और थर्ड सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 47, तो इसमें कहा गया कि तंजौर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि कला की इस शैली का विकास चोल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान हुआ है। सेकेंड है कि विभिन्न मुद्राओं में भगवान कृष्ण का चित्र इन चित्रों की एक प्रमुख विषय वस्तु थी। और थर्ड है कि स्वर्ण पत्रों पर प्रचुर उपयोग इस चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो देखो ये तंजौर की जो चित्रकला थी, तो ये तीनों की तीनों विशेषताएं उसमें विद्यमान थी, क्योंकि स्वर्ण पत्रों पर प्रचुर उपयोग चित्रकला की एक विशेषता थी, ठीक है। और भगवान कृष्ण का चित्रण किया जाता था और ये चोल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित थी, ठीक है। तो हमारा ये डी ऑप्शन इसका सही हो गया, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 48 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत ने अपना स्वदेशी कांग-कुकर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण और कांग-कुकर्स प्रक्षेपक परीक्षण उपकरण लॉन्च किया है। कांग कुकर्स मिसाइल है, तो ये क्या है। तो ए ऑप्शन है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, बी है टैंक रोधी दिशा निर्देशित मिसाइल है, सी है पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है और डी है हवा से हवा मार करने वाली दिशा निर्देशित मिसाइल है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, इसका अभी परीक्षण किया गया है और इसका विकास किया है, मतलब इसे डेवलप किया है भारत डायनामिक लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि किसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 49। तो इसमें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच पर अपना सर्वप्रथम दिशा निर्देश जारी किया है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जारी किए गए हैं। तो फर्स्ट है कि दूसरे के साथ समान आधार पर समय पर और सुलभ तरीके से कानूनी नोटिस और सूचना तक पहुंचने का अधिकार, ठीक है। सेकेंड है कि मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में शिकायत करने और कानूनी कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार है। फोर्थ है हमारा कि निःशुल्क आर्थिक रूप से वहन योग्य कानूनी सहायता का अधिकार, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। समान वेतन के लिए समान का अधिकार ये जो यूनाइटेड नेशन के 10 मानवाधिकार हैं, ठीक है, उसमें ये शामिल ही नहीं है, ठीक है। ये इसमें शामिल है, ठीक है, उस 10 कानूनों में, और ये तीनों जो है ये दिए गए हैं इसके ऑर्डर, ठीक है। कि मतलब मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में शिकायत और कानूनी कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार, ठीक है। और दूसरों के साथ समान आधार पर समय पर सुलभ तरीके से कानूनी नोटिस तक पहुंच करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है हमारे। तो 1, 2 और 4 सही हो गया। तो 1, 2 और 4 हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन नंबर। तो आज का लास्ट ये क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया कि मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह बहमनी सल्तनत में अमीरों के परिवार से संबंधित था, ठीक है। सेकेंड है कि उसने मराठों के विरुद्ध संघर्ष में मुगल शासक अकबर की सहायता की थी। तो देखो ये ना तो बहमनी सल्तनत के अमीरों से संबंधित था, क्योंकि ये आपको एक अफ्रीका का गुलाम था, ठीक है। तो ये अफ्रीकी देश का गुलाम था जो भारत में आया था चंगेज खान के साथ, ठीक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, और ये सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि इसने क्या किया था, दक्षिण भारत में जो अहमदनगर है, ठीक है, उसी के आसपास क्षेत्र को जो दक्षिण भारत में था उसको संरक्षित किया था मुगल और जहांगीर की सेनाओं से, ठीक है। और इन्हें इन क्षेत्रों से जहांगीर और मुगल की सेनाओं को जो मतलब अकबर और जो जहांगीर की सेनाओं को इसने खदेड़ कर बाहर कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलित क्षेत्र में रहा था। तो अभी इसकी मृत्यु हुई है, तो भी इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो भी जो मतलब इसकी पुण्यतिथि मनाई गई है, ठीक है।
उसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसीलिए है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन मतलब सी नहीं, सॉरी डी ऑप्शन सही है इसका, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यार मेरा मतलब है कि आप लोगों को मतलब फ्री में पढ़ाना, मैं तो कोई इसका पैसा ले नहीं रहा हूँ और ना लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग यार लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक कर सकते हैं प्लस शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों की एक्सेस नहीं है, वो फ्री में मतलब टेस्टरी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी रहती है, तो उन लोगों तक उसकी एक्सेस पहुंचाओ। बस यही मैं चाहता हूं कि हिंदी वालों का यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो पाए, ठीक है। क्योंकि हिंदी का जो स्कोर देख रहे हैं कि यूपीएससी में कितना कम आता है हम लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं चला रहा हूँ, यही पर्पज़ है, और आपका भी पर्पज़ होगा अगर हिंदी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, यही आप लोग समझ लीजिए कि गुरु दक्षिणा है, या जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। वही मेरी फ़ीस है, और अगर टाइम मिले तो आप लोग जो है किसी को पढ़ा दिया करो, यही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे ऑनलाइन अगर पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई लोग जिसको अगर पढ़ाने की हॉबी है या कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई अपना टैलेंट है, तो उसके लिए मेरे पास एक ऐप है, उस पे देखो मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी अगर पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, और मोबाइल से ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी मुझको एक बहुत अच्छा जो पहले जो यूज़ करता था मैं ऐप रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन जो अब मिला है अभी 6 7 8 दिन से मैं कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस पे देखो मैं वीडियो बना दूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग इसमें जो है अपना पढ़ाना चाहे तो आप भी पढ़ा सकते हैं इस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।